नमस्कार। नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी में जाने वाले 20 सांसदों को नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में इन सांसदों से यह पूछा गया है कि आखिर उनकी सदस्यता खत्म क्यों नहीं कर दी जानी चाहिए। आप सबको यह याद होगा कि जब तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव में हार हुई थी तो सबसे पहले कुछ विधायकों ने अलग होकर अपना एक गुट बनाया था और उसके बाद ये सांसद यानी 20 सांसद तृणमूल कांग्रेस से अलग हो गए थे। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि विधायकों और सांसदों के गुट अलग अलग बने, अलग अलग तरीके से पार्टी से अलग हुए, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं है। जहां पर विधायकों का गुट पश्चिम बंगाल की विधानसभा में विपक्ष का सबसे बड़ा समूह बन गया, वहीं तृणमूल कांग्रेस से अलग होने वाले सांसदों ने एक अनजानी सी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली और उसके बाद यह पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का हिस्सा बन गई और इसने नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन देना आरंभ कर दिया। जब ये सारा घटनाक्रम हो रहा था तो उस समय यह माना जा रहा था कि डिलिमिटेशन या परिसीमन का जो बिल है उसको लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरीके से वचनबद्ध है और वह अपनी पूरी ऊर्जा इस विधेयक को पारित करने में लगा रही है। और उस समय यह वह दौर भी था जबकि कुछ अन्य दल भी टूटे, खास तौर पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कई सारे सांसदों ने शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में अपना विलय कर लिया और फिर यह चर्चा चली कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी टूट हो सकती है। कुछ लोगों ने यह कहा कि हो सकता है कि डीएमके भी सरकार के पक्ष में आ जाए। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब ये 20 सांसद अलग हुए थे तृणमूल कांग्रेस से तो मीडिया में जो विमर्श चला उसमें इसे सरकार की एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में प्रस्तुत किया गया। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इकोसिस्टम में इसे मोटा भाई यानी कि गृह मंत्री अमित शाह की करामात माना गया, एक नया मास्टर स्ट्रोक इसे माना गया। लेकिन उस पूरी परिचर्चा में कहीं भी यह बात सामने नहीं आई कि इस तरीके से जो सांसद अलग हुए हैं क्या उनका अलग होना कानून सम्मत है, क्या यह चुनावी राजनीति और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है। सबसे पहली बात, हम कानून के सम्मति की करते हैं, कानून सम्मत यह फैसला था या नहीं। इस बात की पूरी संभावना थी कि लोकसभा के अध्यक्ष इस गुट को मान्यता दे देंगे, लेकिन हमारे देश में जो दल बदल विरोधी कानून है उसमें सिर्फ यह बात नहीं है कि अगर किसी विधायक दल का या संसदीय दल का 2/3 सदस्य अलग हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम अलग ग्रुप हैं तो उतने से उनकी एक विभाजन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, बल्कि उसमें यह कहा गया है कि वो, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह बात आई है कि पूरी पार्टी में एक साफ विभाजन दिखना चाहिए और यह दिखना चाहिए कि 2/3 पदाधिकारी और पार्टी के अन्य सारे कार्यकर्ता एक दूसरे ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं और तभी इसे मान्यता दी जा सकती है। लेकिन इसकी जांच करने का तरीका क्या होगा, इसकी जांच करने के तरीके में कोई स्पष्टता नहीं है और निश्चित रूप से यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस पूरी परिस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष हमेशा ही उस दल के फेवर में काम करते हैं जिस दल से उनका जुड़ाव होता है, यानी कि जो उनका मातृदल होता है। तो ओम बिरला साहब का जो मातृदल है वो भारतीय जनता पार्टी है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इंटरेस्ट को देखते हुए पूरा फैसला लिया और इस ग्रुप को मान्यता दे दी। लेकिन यह कानून सम्मत इसलिए नहीं था क्योंकि ओम बिरला साहब ने कहीं से भी यह जांचने की कोशिश नहीं की, यह जांच करने का दिखावा कर भी नहीं किया कि क्या तृणमूल कांग्रेस में वास्तविक अर्थों में पदाधिकारी गण भी इस 20 सांसदों के गुट के साथ हैं या फिर कार्यकर्ताओं के स्तर पर, जमीनी स्तर पर हम कोई विभाजन देख सकते हैं। यह जांच करने की जहमत उन्होंने नहीं उठाई और यह जो पूरी प्रक्रिया चली उसमें अगर हम इस कानून के पहलू को ध्यान से देखें तो साफ तौर पर लगता है कि 20 सांसदों का यह गुट इस बात का कहीं से भी दावा नहीं कर सकता है कि उसके पास बहुत सारे विधायकों, बहुत सारे जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, उनका समर्थन भी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का 2 स्तरों पर एक तरीके से विभाजन हम कर सकते हैं या 2 स्तरों पर उसके जो सदस्य हैं वो अलग हुए। पहले स्तर पर विधायक अलग हुए और दूसरे स्तर पर सांसद अलग हुए। विधायकों ने अपना एक ग्रुप बनाया और उन्होंने यह दावा किया कि पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी दल वो हैं। सांसदों ने अपना एक ग्रुप बनाया, एक अननोन सी पार्टी में उस ग्रुप का विलय किया और यह कहा कि हम नरेंद्र मोदी की सरकार का समर्थन करने जा रहे हैं। यानी कि यह स्थिति नहीं थी कि विधायकों के समूह का और सांसदों के समूह का आपस में कोई तालमेल था। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों ही इस दावा करने की स्थिति में नहीं है कि दरअसल पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके साथ हैं। तो इस लिहाज से ये जो स्थिति पूरी बनती हुई दिखती है
उससे यह लगता है कि बहुत ही जल्दबाजी में ओम बिरला साहब ने फैसला किया, और वो फैसला इसीलिए किया गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार को वह सब काम करने में सहूलियत मिले जो वह कुछ महीने पहले नहीं कर पाई थी। परिसीमन बिल जब लोकसभा में बुरी तरीके से गिर गया था, तो उससे सरकार की जो प्रतिष्ठा है उसको काफी चोट पहुंची थी, क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार कोई फैसला करती है तो वह बहुत ठोक बजाकर वो फैसला करती है, और अगर वो कोई कानून पारित करना चाहती है, कोई विधेयक पारित करना चाहती है, तो वो आराम से पारित हो जाए उसी स्थिति में उसे संसद में पेश करती है। तो उस स्थिति को बदलने के लिए, यानी उस हार से उबरने के लिए सरकार ने यह फैसला किया था कि फिर से वह इस विधेयक पर काम करेगी। यह सारी बातें सूत्रों के हवाले से चल रही थी। हम सब ये जानते हैं कि मानसून सत्र में बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई जो सरकार की छवि के अनुरूप नहीं थी। सरकार जिस तरीके से काम करना चाहती थी वैसे ही चीजें नहीं हो पाई, और उसके बाद स्थितियां लगातार बदलती गईं। अब अगर हम दूसरे पहलू पर आए कि लोकतांत्रिक शुचिता या लोकतांत्रिक नैतिकता के स्तर पर क्या तृणमूल कांग्रेस के जो सदस्य हैं उनके टूटन को सही माना जा सकता है, तो इसका जवाब साफ शब्दों में होगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं माना जा सकता है। जब तक ममता बनर्जी सत्ता में थी तब तक तृणमूल कांग्रेस के बाकी 20 सांसदों को उनसे कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि ममता दीदी ही उनकी दुनिया हुआ करती थी। चापलूसी की सारी हदें पार करके ये सांसद ममता बनर्जी की लल्लो चप्पू किया करते थे। आंतरिक स्तर पर इनके द्वारा ममता बनर्जी की कभी कोई आलोचना नहीं की गई, लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी सत्ता से बाहर जाती हैं, इन 20 सांसदों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगती है। एक सत्ता लोलुप राजनीतिज्ञ की तरह ये सभी के सभी 20 सांसदों ने अपना रंग बदला और अपनी पार्टी, मातृ पार्टी तृणमूल कांग्रेस को छोड़ दिया। यह कितने आश्चर्य की बात है कि सारे के सारे सांसद ममता बनर्जी के नाम पर उनके जनाधार की बदौलत जीत कर आए थे। इन सारे के सारे सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इन सभी के सामने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे जिनकी आलोचना इन लोगों ने की चुनाव प्रचार के दौरान। जनता ने जब इन्हें वोट दिया तो यही सोच कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक ऐसी पार्टी को वोट दे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से संघर्ष करती है। लेकिन जैसे ही इन महानुभावों को यह लगा कि बंगाल में अब उन्हें सत्ता सुख नहीं मिल पाएगा, वैसे ही उन्होंने अपना पाला बदला और नरेंद्र मोदी की सरकार का समर्थन करना शुरू कर दिया। कहीं से भी किसी भी लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत उनकी या नैतिक शुचिता के अंतर्गत उनके इस कदम को सही नहीं माना जा सकता है। इस कदम में धोखेबाजी शामिल है, जनता के साथ, अपनी नेता के साथ। इस कदम में एक पूरी तरीके से एक अनैतिक बर्ताव शामिल है, क्योंकि एक दिन पहले, 2 दिन पहले या एक सप्ताह पहले सायोनी घोष जैसे सांसद जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को गालियां दे रही थी, यानी उनकी तीखी आलोचना कर रही थी, वो एकदम से पलट जाती हैं, उन्हें प्रधानमंत्री में ही सबसे बड़ा नेता नजर आने लगता है। तो यह जो राजनीतिक बेशर्मी थी उसके लिहाज से हम देखें तो इस कदम की पूरी तरीके से निंदा ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक इसका रिपरकशन या नतीजा भी होना चाहिए कि जिन भी सांसदों ने इस तरह का काम उठाया है, कदम उठाया है, उन्हें सबसे पहले अपनी सांसदी से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन यह कदम चूंकि कानून में अभी सम्मिलित नहीं है तो बहुत सारा स्कोप बच गया ओम बिरला के सामने, और उस स्कोप का या उस मौके को फायदा उठाते हुए उन्होंने इन सांसदों को एक नई पार्टी में जाने की इजाजत दे दी, जो बिल्कुल ही एक गलत कदम था। हम यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि एक नोटिस जारी होने के बाद इन सांसदों की सांसदी चली ही जाएगी। मुझे तो कई बार यह लगता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपनी इमेज सुधारने की कवायद में लगे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी उनकी एक टिप्पणी के कारण पैदा हुई। बाद में जब छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज हुआ तो यह कहा गया कि सूर्यकांत जी ने कहा है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। बाद में सूर्यकांत जी पलटे और उन्होंने कहा कि हमने तो कभी कॉकरोच का इस संदर्भ में उपयोग नहीं किया था। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने कभी यह टिप्पणी नहीं की थी कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं लाठीचार्ज का वीडियो नहीं देख सकता हूं। ये सब बातें गलत तरीके से प्रस्तुत की गई, और हो सकता है कि अपनी इमेज को थोड़ा ठीक करने के लिए उन्होंने यह नोटिस जारी करने का काम किया हो सकता है कि अंत में पूरा का पूरा मामला ढाक के तिनपात हो, या हो सकता है कि आने वाले समय में यह सांसद पूरी तरीके से अपनी नई पार्टी के साथ वैध तरीके से जुड़ जाएं और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो याचिका दायर की गई है कल्याण बनर्जी के द्वारा, वह उतनी सफल ना हो पाए और उसका कोई परिणाम ना निकले। ऐसा हो सकता है, और इसका उलट भी हो सकता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में हमें इस बात को याद रखना होगा, उन लोगों को भी जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का समर्थन करते हैं, लेकिन जिनके मन में लोकतंत्र के प्रति थोड़ी आस्था है, ऐसे कुछ लोग जरूर होंगे उस संगठन में, तो उन्हें भी ये याद रखना चाहिए कि इस तरह की प्रवृत्ति
हमारे लोकतंत्र के लिए अत्यंत घातक है। और इस बात की पूरी आवश्यकता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपना दल बदल करता है तो सबसे पहले उसकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए, अगर वो राज्यसभा में है, लोकसभा में है, विधानसभा में है या फिर विधान परिषद में है तो। और दूसरी बात यह कि दल बदल करने के बाद उसको नई पार्टी से कम एक कूलिंग पीरियड मिलना चाहिए, 3 साल या 4 साल तक किसी तरह के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जानी चाहिए। जिस व्यक्ति के विचारों में बदलाव होता है उसे इतनी सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, अन्यथा ये जो सत्ता लोलुप नेतागण हैं वो हमारे लोकतंत्र को दीमक की भांति चाटते हुए खतरे में डाल देंगे, उसके अस्तित्व को खत्म कर देंगे। और इसके लिए हर एक सजग नागरिक को चेतनाबद्ध होने की जरूरत है और इस तरह की प्रवृत्ति की तीखी आलोचना करने की जरूरत है। हम सिर्फ यह उम्मीद कर सकते हैं कि न्यायपालिका काफी सख्ती से इस मामले को सुनेगी। हालांकि जब मैं ऐसा कह रहा हूं तब मैं यह भी दोहराना चाहूंगा कि मुझे इसकी उम्मीद काफी कम लग रही है, लेकिन नोटिस जारी होना भी इस बात का संदेश देता है कि न्यायपालिका भी पूरी तरीके से इस अन्यायपूर्ण कदम का समर्थन करने में असमर्थ है। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूं। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।